नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम खेती और पशुपालन से जुड़े कुछ ऐसे विषय आपके सामने लेकर आते हैं जिससे कि आपको खेती, किसानी और पशुपालन में सहायता मिल सके, साथ ही आप इसमें ज्यादा कार्य करके मुनाफा भी अधिक से अधिक अर्जित कर सकें। तो आइए आपको बता दें हमारे आज के कार्यक्रम के क्या विषय रहने वाले हैं। आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव के बारे में, और साथ ही बात होगी भेड़ व बकरी पालन से कैसे आत्मनिर्भर भारत अभियान की प्रगति की जाए। तो इन दोनों ही विषयों के संबंध में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें फोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060, 1800-113061। ये दोनों हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं, जैसे कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रहे हैं ये नंबर। तो अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं दोनों विषयों के संबंध में, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर टोल फ्री है, आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा। आइए आपकी जो मुलाकात है वो करवाते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर HR खन्ना जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम में। नमस्कार सर, हमें ज्यादा जानकारी देंगे किस तरह से बदलते मौसम में आपने पशुओं का रखरखाव करना है। और जल्दी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे डॉक्टर अरुण कुमार तोमर जी, जो कि भेड़ व बकरी पालन करके किस तरह से आत्मनिर्भर बना जा सकता है और इस योजना का कैसे लाभ उठाया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे। जैसे ही जुड़ते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं डॉक्टर खन्ना के साथ। डॉक्टर खन्ना, सबसे पहले तो जैसे कि मौसम अब धीरे धीरे बदल रहा है और सुबह और शाम के समय में हल्की ठंडक भी जो है वो महसूस होती है, ऐसे बदलते मौसम में किस तरह से पशुओं का रखरखाव हम करें, पहले आपसे संक्षेप में जानेंगे इसके बारे में। देखिए ज्योत्सना जी, जब भी मौसम बदलता है तो पशु को उसको अपने आप को एडजस्ट करने में एक दिक्कत होती है। बहुत ज़्यादा सर्दी में पशु को कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ज़्यादा गर्मी में पशु को कोई दिक्कत नहीं होती। जब मौसम बदलता है तो एकदम से शरीर को धीरे धीरे एडजस्ट करने में पशु को समय लगता है। तो हमें पशु को वो समय देना होता है और उसी वक्त में हमें उसका खास तौर से ध्यान रखना होता है। उसके खाने के बारे में भी एकदम से चेंज आता है, उसकी बॉडी टेम्परेचर पे चेंज आता है, उसके प्रोडक्शन पे चेंज आता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी होती है उस पर चेंज आता है, और ये सारी चीज़ें हैं। और उसी हिसाब से उसकी जो डिजीज वगैरह जो होती हैं, बीमारियां होती हैं, और बीमारियों से लड़ने की जो उसकी ताकत है वो घटती बढ़ती है। तो हमें इन सब चीज़ों के हिसाब से पशु का ध्यान रखना चाहिए होता है। जी बिल्कुल, और इसके बारे में आपसे ज़रूर विस्तार से बातचीत करेंगे। आपने जैसे जैसे तमाम चीज़ें सामने रखी हैं कि भले वो बात हो रोगों की या फिर पैरासाइट्स की बात हो, आहार की बात हो, आवास की बात हो, हम तमाम इन विषयों पर आपसे ज़रूर जानकारी हासिल करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। पशुओं को किसान का धन माना जाता है, इसीलिए पशुओं का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। बदलते मौसम का असर पशुओं पर भी होता है, इसीलिए खास तौर से बदलते मौसम में तो पशुओं की देखभाल और भी जरूरी हो जाती है। पशुओं में ठंड के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। जिन पशुओं ने अभी जन्म लिया है उन्हें हाइपोथमीरिया, निमोनिया और डायरिया आदि रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। पशुओं में बीमारी के कुछ खास लक्षण होते हैं। सबसे पहले तो बीमार पशु चारा खाना बंद कर देता है और जुगाली करना छोड़ देता है। पशु सुस्त रहने लगता है। चलने फिरने में पशु को परेशानी होती है। पशुओं के शरीर के तापमान में लगातार गिरावट रहने लगती है। बदलते मौसम में पशुओं में कई तरह के रोग हो जाते हैं, जैसे अफरा रोग। ठंड के मौसम में पशुओं को आवश्यकता से अधिक दलहनी हरा चारा जैसे बरसीम व अधिक मात्रा अन्न व आटा, बचा हुआ बासी भोजन खिलाने के कारण यह रोग हो जाता है। इसमें जानवर के पेट में गैस बन जाती है और बाई कोख फूल जाती है। इनके अलावा गर्मी आए या सर्दी की शुरुआत हो, पशुओं में खुरपका और मुंह पका रोग बहुत तेजी से फैलता है। इसमें पशुओं की जान तक चली जाती है। यह रोग वायरस से फैलता है। ऐसे में बदलते मौसम में पशुओं को ठंड से बचाने के तरीके अपनाएं। उन्हें संतुलित आहार दें। तालाब से पशुओं को दूर रखें। घास पिलाकर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं।
वयस्क व बच्चों को पेट के कीड़ों की दवा पिलाएं। गौशाला को नमी और सीलन से बचाएं। पशुओं को रहने के स्थान में सूरज की भरपूर रोशनी आने दें। जहां तक संभव हो पशुओं को गुनगुना और ताजा पानी पिलाएं। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट कि बदलते मौसम में किस तरह से आपने अपने पशुओं का करना है रखरखाव। अगर इस विषय के संबंध में आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस जो हैं वो ओपन हो चुकी हैं। 1800-113060 और 61 हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं। और जैसे ही आप अपना प्रश्न पूछेंगे, आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, अपने टीवी की आवाज को बिल्कुल मध्यम रखिएगा, बिल्कुल बंद रखिएगा, जिससे कि डॉक्टर खन्ना तक आपका जो प्रश्न है वो साफ आवाज में सुनाई दे पाए। डॉक्टर खन्ना, जैसे कि अभी हमने रिपोर्ट में भी ये देखा कि आवाज जो है वो काफी ज्यादा जरूरी होता है, चाहे गर्मियों का मौसम हो या बदलते मौसम में, या बरसात हो या सर्दियां हो। तो अब जैसे जैसे सर्दी का मौसम करीब आने लगा है, किस तरह का आवाज जो है वो हमारे दुधारू पशुओं के लिए होना चाहिए? जितना जब मौसम बदलता है तो एकदम से उसका प्रभाव पशु पर आता है। अब तक हम क्या कर रहे हैं, पशु को बाहर छोड़ रहे हैं, रात को बंधा हुआ बाहर या अंदर है तो हम उसको रात तक छोड़ देते हैं। अब क्योंकि रात का टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जैसे ही पशु को डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो हम रात को या तो उसको अंदर छत वाले घर के नीचे लेके आएँ, या फिर ऐसी जगह नहीं है तो हम उसको थोड़ा बहुत बाहर से कोई कपड़ा वगैरह टांग दे, क्योंकि अभी ज़्यादा सर्दी भी नहीं हुई है, हल्का कपड़ा टांग दे। जब तेज़ सर्दी हो जाएगी तो फिर दरवाज़ा पूरा बंद करें या फिर उस पर बोरी वगैरह डालें, कोई जूट वगैरह के बैग लगाएं या तिरपाल वगैरह डालें, ठीक है। उसके अलावा उसके ध्यान रखने की जरूरत है कि उसके नीचे की जो बिछावन है वो गीली नहीं होनी चाहिए, वो गंदा नहीं होना चाहिए, उससे उसको सबसे ज़्यादा खतरा है। तो वहाँ पे हमें कुछ भूसी वगैरह, कुछ तुड़ी वगैरह जो भी है वो वहाँ पे थोड़ी सी डाल देनी चाहिए 4-5 इंच की लेयर में, तो वो उससे साफ सफाई रहती है। और ध्यान रखना कि हर 4-5 घंटे बाद में उसकी हम सफाई करते रहें, गीला वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, कोशिश ये करनी है कि उसके घर में, जहाँ उसका घर है, जहाँ उसका जो भी बाड़ा है, उसमें धूप आता रहे। अगर आसपास में कोई बड़े पेड़ लगे हैं तो कोशिश करें कि हम उन पेड़ों की थोड़ी छटनी कर दें, उससे पेड़ों में से थोड़ी सी धूप आएगी और वो उसको सर्दी से भी बचाएगा, और सर्दी के साथ साथ में काफ़ी हद तक वो धूप में एक ताकत होती है डिसइंफेक्ट करने की, वो उसको डिसइंफेक्ट भी करेगा, तो वो बीमारी से भी काफ़ी हद तक बचेंगे। सर, जैसे कि हम देखते हैं गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर क्या करते हैं पशुपालक कि जो उनका आवास जो होता है वहाँ पर कहीं पंखे लगा दिए तो कहीं कूलर लगा दिया, जिससे कि अंदर एक ठंडक जो है वो बनी रहे। लेकिन सर्दियों के मौसम में जैसे कि ज़्यादातर देखा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि धूप भी बहुत कम निकलती है, तो क्या ऐसे में कहीं हीटर की व्यवस्था अगर जो हमारे किसान हैं जो कर सकते हैं इसको, या कहीं थोड़ी सी आग जो है वो लगाने की व्यवस्था, क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है अंदर गर्मी बनाए रखने के लिए पशुओं को? ऐसा निश्चित रूप से कर सकते हैं, पर उसमें करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आग लगाकर कोई गर्मी दी जा रही है तो उसका धुआं वहाँ पे इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर धुआं हो गया तो वो पशु को फायदे के बजाय उसको नुकसान कर सकता है, उसको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो उसका दूसरा तरीका यह कि अगर बिजली के हीटर नहीं है तो बुखारी लगाई जा सकती है, जिसका पाइप बाहर जाता है, उससे धुआं जो होता है वो सारा बाहर निकल जाता है और पशु को गर्मी तो मिलती रहती है, वो जो हाउस है वो गर्म हो जाता है, पर पशु को उससे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती है। उसके अलावा लाइटिंग से भी गर्मी दी जा सकती है, वो भी किया जा सकता है। और उसके अलावा अगर वो भी पशु पालक नहीं कर पाए, जो छोटा किसान है, तो वो फिर उसके पास ऑप्शन ये है कि वो पर्दा वगैरह टांगे, दरवाजा बंद कर दे, तो उसके हिसाब से वो कोशिश करे। तो मतलब ये है कि कई तरह की व्यवस्थाएं जो है वो पशुओं को गर्म रखने के लिए की जा सकती हैं। अगर हम छोटे कटड़े कटड़ियों की अगर बात करें जिनका जन्म ही सर्दियों के मौसम में हो, तो उनका रखरखाव किस तरह से किया जा सकता है? छोटे कटड़ी क्योंकि वो बिल्कुल अभी नए पैदा हुए हैं तो वो शरीर से भी कमज़ोर हैं और उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत, मौसम से लड़ने की ताकत वो अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई होती है, तो वो सबसे ज़्यादा इस मौसम के, बदलते मौसम में उनका शिकार होने का खतरा है। तो सब उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उनको हमेशा गर्म तौलिए से या किसी बोरी के टुकड़े से, जूट बैग से लपेट के रखा जाए। दूसरा, जैसे ही वो पैदा होने के बाद उनको अपनी माँ का कोलेस्ट्रम पिलाया जाए और
उसके बाद उनकी जो साफ सफाई करके जो उसके ऊपर म्यूकस वगैरह होती है उसको पहुँच के गर्म तौलिए में, साफ तौलिए में लपेटें और उसकी बेडिंग नीचे हमेशा जरूर रखी जाए, नीचे भूसी वगैरह रखें उसके लिए, और उसको गर्म पानी पिलाने की कोशिश करें, ठंडा पानी बिल्कुल ना दें। उसको जो भी पानी दें या कोलेस्ट्रम दें तो थोड़ा सा वो ल्यूक वार्म हो वही देने की उसको कोशिश करें। और उसके अलावा ये ध्यान रखना है कि उसके आसपास कहीं भी बिल्कुल भी गीला ना हो कोई भी, क्योंकि गीला अगर हो गया तो सबसे बड़ा नुकसान उसको गीले से होगा, उसमें उसको निमोनिया और दस्त की जो समस्याएं हैं, जो सबसे बड़े कारण हैं छोटे कटड़े और बच्चे की डेथ होने के, वो कारण होते हैं, वो उसमें पैदा हो सकते हैं। तो उसका हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। तो बदलते मौसम में अगर आप अपने पशुओं का रखरखाव ठीक तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पर आप उनसे अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हर बार कहा जाता है कि पशु ही हमारा असली धन है और उनका रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो अगर बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है, कोई भी शंका है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं तो बेहिचक हमें फोन करें टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61, ये दोनों ही हमारे नंबर्स हैं। और हमारे साथ एक कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, लक्ष्मीबाई जी मध्य प्रदेश से। आइए उनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं। हेलो। हेलो मैम। लक्ष्मीबाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहती हैं? आपने मध्य प्रदेश से फोन किया है? जी मैम, मध्य प्रदेश से कराया हमने फोन। हमारे पास 2 गाय है मैडम जी। और वो दोनों गाय में से जो एक गाय है उसको क्या बोलते हैं पैर में कुछ सूजन आ गई एक पैर में, और अस्पताल भी ले गए थे उसको, लेकिन कुछ आराम नहीं पड़ रहा, और क्या बोलते हैं उसके इंजेक्शन भी लगवा लिया उसमें, और कांटा माटा कुछ भी नहीं है उसमें। जी डॉक्टर खन्ना। देखिए मैडम, इसमें जो पशु को जो पैर में चोट लगी है उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो उसको कोई चोट लगी है पर आपने बताया कि उसको कोई चोट नहीं लगी है। दूसरा, पशु को एक इस मौसम में मुंह खुर रोग नाम की एक बीमारी बहुत कॉमन होती है और उसमें पशु को पैर में निशान, ये चोट लगती है, पैर में सूजन आती है। उसके लिए उसका तरीका ये है कि आपके पास के जो भी अस्पताल है वहाँ से जाके उसको टाइम टाइम पे टीके लगते हैं, साल में 2 बार टीके लगते हैं और वो टीके लगवाने बहुत ज़रूरी हैं। उसके अलावा भी एक और चीज़ जो है, जो उसके अलावा भी ये सब होने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हो सकता है पशुओं में एक फुट रोट नाम की बीमारी होती है। वो जो उसका फर्श है वो गंदा रहने से या ज़्यादा हार्ड रहने से उसकी वजह से वो चोट, उसको सूजन आ सकती है। तो उसका आपको देखना पड़ेगा कि उसके खुर तो कहीं ज़्यादा नहीं बड़े हुए हैं। अगर उसके खुर ज़्यादा बड़े हुए हैं या खुर के बीच में अंदर कोई चोट या कोई घाव हो तो उसका इलाज उसके हिसाब से करना पड़ेगा। लाल दवाई से उसकी धुलाई करनी पड़ेगी और उसको धोने के बाद लाल दवाई से उसके अंदर दवाई लगाई जाएगी। बाकी जो सही जो सिचुएशन है वो तो डॉक्टर देख के ही बता सकता है। यहाँ से हम इतना ही बता सकते हैं कि इनमें से कोई फैक्टर उसको हो सकता है, और हो सकता है इसके अलावा कोई कीड़े मकोड़े ने काटा हो जिसकी वजह से भी सूजन हो सकती है। तो वो तो निश्चित रूप से डॉक्टर ही देख के उसको बता पाएंगे उसको। बिल्कुल। तो लक्ष्मीबाई जी, आपने हमें मध्य प्रदेश से फ़ोन किया था और उम्मीद करेंगे कि आपको अपना जवाब पाकर ज़रूर संतुष्टि मिलेगी। डॉक्टर खन्ना, चूँकि हम हर बार बात करते हैं आहार के बारे में, आवास के बारे में, लेकिन सर्दियों के मौसम में कितनी बार जो है हमारे पशुओं को स्नान करवाना चाहिए, ये एक बात हमारे पशुपालकों के लिए जाननी बेहद ज़रूरी है। देखिए, गाय को स्नान की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, भैंस को अक्सर स्नान की ज़रूरत पड़ती है, पर क्योंकि जब मौसम बदल रहा है और मौसम में कितना मौसम का असर पशु पे पड़ रहा है वो हमें पशु खुद बताता है। हम पशु को ध्यान से देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि पशु को ठंड लग रही है, पशु अनकंफर्टेबल है कि नहीं। तो इस मौसम में हमें कम से कम उनको नहलाना है। भैंस को सप्ताह में 1 बार या 2 बार मुश्किल से नहलाना है, और उनके बाल जो हैं वो इन दिनों में बिल्कुल कटाई नहीं करनी है। एक साफ तौलिए से या किसी साफ ब्रश से उनकी ग्रूमिंग करनी है, उनको ब्रशिंग करनी है। जो भी उनके ऊपर गोबर मिट्टी जो भी गंदा लगता है उसको उससे सफाई करनी है। नहलाना बहुत कम है। जी, अगर हम बात करें आहार की, तो बदलते मौसम में किस तरह का आहार जो है वो हमें अपने दुधारू पशुओं को देना चाहिए? क्या बदलते मौसम में दुग्ध उत्पादन में भी किसी तरीके की कमी आती है? कोई भी किसी भी तरह का बॉडी पर जब स्ट्रेस आता है, चाहे वो मौसम का हो या किसी बीमारी का हो या किसी दवाई का हो या किसी चोट का हो, तो सबसे पहले उसका असर बॉडी पे ये आता है कि बॉडी की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, बॉडी सुस्त होती है, पशु खाना पीना कम करता है। तो निश्चित रूप से जब मौसम बदलता है तो पशु के प्रोडक्शन में कम आता है। दूध, अगर दूध देने वाला पशु तो उसका दूध कम हो जाएगा, अदरवाइज पशु कमज़ोर फील करेगा।
तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा इस टाइम पे, क्योंकि उसको दो तरह की लड़ाई लड़नी है पशु को, एक अपने प्रोडक्शन के लिए चारा चाहिए और दूसरा जो स्ट्रेस है उसको रिलीव करने के लिए, तो हमें उसको एक्स्ट्रा चारा देने की जरूरत पड़ती है, एक्स्ट्रा उसको भूसी देने की जरूरत है, घास जो सूखी घास है, और उसके अलावा कॉन्सेंट्रेट्स वगैरह के भी उसकी अमाउंट है वो उसमें बढ़ानी पड़ जाती है। रेफेजेज जो है, जो लूसन वगैरह है, जो अल्फाल्फा वगैरह जो है, बरसीम है, उसकी क्वांटिटी थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए, सो दैट, क्योंकि शरीर को गर्मी चाहिए, वो गर्मी खाने से आएगी, और वो खाने के गर्मी देने के लिए हमें खाने की थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें बढ़ानी पड़ती है जी। उसके अलावा जो मैंने पहले बताया कि फर्श को साफ रखने की जरूरत है, फर्श को बेडिंग रखने की जरूरत है, ताकि जो बॉडी की हीट है वो जमीन पे ना जाए, बॉडी में, जमीन में कम से कम जाए और जमीन से कम ठंडक बॉडी पे आए, और उसकी जो बॉडी की गर्मी है वो देर तक बनी रहे। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव से संबंधित, और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो फिर आप हमें फोन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए उनका कार्यक्रम में स्वागत करें और उनका प्रश्न जाने। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए सबसे पहले। हमारा नाम है समीरन राय जी, अपना प्रश्न पूछिए समीरन जी। हमारा प्रश्न ये है, जो गाय बच्चा दिया अभी जी, तो उसी का कोई स्कीम है क्या, जो दाना आना मिलता है? आप उसके आहार के बारे में जानना चाहते हैं, खाने पीने के बारे में, खान पान के? हाँ जी बिल्कुल। और एक प्रश्न है जो केसीसी के अंदर हम लोन मिल सकता है हमारा? केसीसी के अंदर आप जानना चाहते हैं कि क्या पशुओं के लिए लोन ले सकते हैं या नहीं? हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर खन्ना, आपका जो पहला प्रश्न है वो कि गाय का अभी अभी बच्चा हुआ है तो उसकी क्या क्या देखभाल करनी है। तो जहाँ तक बच्चे की बात है, जैसे ही जब बच्चा पैदा होता है उसको, क्योंकि एकदम से वो उसके म्यूकस वगैरह जो में छपा होता, सना होता है, उसको सारे को साफ करना होता है साफ तौलिए से, और उसके बाद उसकी नाल काटनी होती है साफ ब्लेड से, और जब 7-8 दिन बाद में उसकी नाल गिरती है उस चीज़ का ध्यान रखना होता है। और जब नाल काटते हैं तो उस पर टिंचर या कोई भी टिंचर आयोडीन वगैरह कोई ऐसे सॉल्यूशन एंटीसेप्टिक लगा के उसको छोड़ देते हैं। फिर उसको सबसे पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि क्योंकि वो बच्चा अभी वीक है तो उसको उसकी माँ का जो पहला दूध होता है वो देना बहुत ज़रूरी है। 2-3 दिन तक वो दूध उसको ज़रूर पिलाएं। अक्सर किसान भाई क्या करते हैं, बहुत से लोग उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं और उसको वो दूध नहीं पिलाते हैं, जबकि उस दूध में सबसे ज़्यादा ताकत होती है, उसी दूध में सारी की सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति होती है। उसके अलावा रोज़ उस बछड़े को रोज़ सुबह शाम और या कम से कम दिन में 3 बार उसको अपनी माँ का दूध पिलाना है। दूध पिलाते टाइम ध्यान रखना है कि आसपास में साफ सफाई हो और मौसम, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो ज़्यादा ठंडा माहौल ना हो आसपास में। पशु को थोड़ा सा कंफर्टेबल आरामदायक फील होना चाहिए बच्चे को, इस तरह से उसको पालना है। और फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर उसके जो अपने डॉक्टर से पूछ के उसके जो दवाई के टीके लगने हैं वो लगवाने हैं, और उनके पेट में जो होने वाले कीड़े की दवाइयाँ हैं वो दिलवानी है।
और ऐसे ही जो गाय है, गाय की भी पूरी देखभाल रखनी है। गाय को भी मौसम से बचाना है, गर्मी रखनी है आसपास में, और नीचे पूरी भूसी रख के सो दैट उसको कहीं पे कोई चुभे ना कुछ भी, और उसको नीचे से सर्दी ना लगे, उसका ध्यान रखना है। उसकी डाइट का, खुराक का ध्यान रखना, उसको थोड़ा सा जो बरसीम वगैरह है उसकी क्वांटिटी बढ़ानी है, और जो सूखी घास है वो थोड़ी ज़्यादा देनी है ताकि वो अपने शरीर में ज़्यादा गर्मी पैदा कर सके। और उसको दूध उत्पादन के लिए भी ज़्यादा डाइट की ज़रूरत है, तो उसके हिसाब से उसको कुछ खली वगैरह जो है उनकी भी क्वांटिटी उसमें बढ़ानी पड़ेगी। जी, वहीं जो गर्भित जो हमारे पशु हैं जिन्होंने गर्भ धारण किया हुआ है, उनका रखरखाव किस तरह से करना चाहिए डॉक्टर खन्ना? जब पशु गर्भ धारण करता है तो उस पर एक और जिम्मेवारी, एक जो दूसरे बच्चे की जिम्मेवारी उसके शरीर में आती है, उस पर एक स्ट्रेस बढ़ता है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ती है, उसका काम बढ़ता है, तो उसके हिसाब से उसको ज़्यादा खुराक की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसको बच्चे को फीड करना है। उसके लिए उसके उस टाइम में उसको ज़्यादा डाइट की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा उसको कॉन्सेंट्रेट्स देने की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा प्रोटीनस डाइट होनी चाहिए उसकी। और उसके साथ में क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा सप्लाई करनी होती है बच्चे के लिए, तो कैल्शियम और विटामिन डी इसकी खास तौर से इसकी सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके चारे में रोजाना 2% के लगभग उसका मिनरल मिक्सचर होना जरूरी है जी। और 1% के लगभग जो खाने वाला नमक होता है वो देना जरूरी है। और ये ध्यान रखना है कि जो मिनरल मिक्सचर देंगे वो एक अच्छे ब्रांड का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बाजार में सस्ते मिलते हैं, कई बार उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी क्वालिटी का उसको मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा उसकी जैसे जैसे उसकी प्रेगनेंसी की जो ड्यूरेशन बढ़ती है, एज बढ़ती है, वैसे ऐसे उसकी खुराक को इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। शुरू में बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, पर जैसे जैसे बढ़ती है वो, खासतौर से आखिर के 2-3 महीने में, तब काफ की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वक्त उसकी डाइट्स को ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत पड़ जाती है। और बाकी जो बताया गया रख रखाव उसका वो ज़रूरी है, साफ़ सफाई वो हमेशा उसका ध्यान रखना है, समय से बीमारी से बचने के इसको सारे टीके लगवाने हैं। जी, देखा जाता है कि जब हम बदलता है मौसम तो कई तरह की जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, उनसे भी ग्रसित हो जाते हैं हमारे जो दुधारू पशु हैं वो। तो बदलते मौसम में किस तरह की बीमारियां और रोग लगने का जो है वो खतरा रहता है उनके अंदर, और खासकर अगर हम बात करें पैरासाइट्स के बारे में? सबसे ज़्यादा तो जब सर्दी का मौसम आता है तो जो बीमारियां पशुओं में होती हैं, जो गाय भैंस में ज़्यादातर मुंह पका खुरपका रोग होने का डर रहता है, उसके लिए समय समय पे टीके लगते हैं। और भारत सरकार का एक NADCP नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से एक व्यापक प्रोग्राम है पूरे देश में, जो लॉन्च किया है प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल, वो चल रहा है। तो उसके अंतर्गत सभी पशुओं को वो टीके लगाने होते हैं। और उसके अलावा जहाँ तक कीड़ों मकोड़ों की बात है, जब मौसम बदलता है तब भी कीड़े मकोड़े के एकदम से जब भी इकोलॉजी चेंज होती है, जब बाहर का वातावरण चेंज होता है, तो कीड़े मकोड़े एकदम से ज़्यादा होते हैं। तो कीड़ों के लिए हर 6 महीने पे एक कोर्स किया जाता है कीड़ों का, और जो एक कोर्स करने के बाद, एक डोज के बाद, वो 21 दिन के बाद उसको रिपीट जरूर कर देना चाहिए, ताकि कीड़े ठीक से और प्रॉपर तरीके से पूरे के पूरे तरह से निकल जाएं। इसके अलावा अगर दूसरे पशु हैं जैसे भेड़ बकरियां हैं, उसमें जब मौसम बदलता है तो सर्दी के मौसम में उनमें ज़्यादा जो बीमारी होने का डर होता है वो एंटीरोटॉक्सिमिया नाम की बीमारी होती है, उसका टीका लगाना जरूरी है। और साथ में मुंह पका और खुरपका रोग भी उसमें काफ़ी हद तक व्यापक होता है। और इसके अलावा एक वो PPR एक बीमारी है जो एक तरह का प्लेग होता है जी। उसके टीके भेड़ बकरियों को लगाने बहुत जरूरी है। वो भी बदलते मौसम में बहुत बीमारी होती है और बहुत सारे बच्चे और भेड़ बकरियां उससे मरते हैं। जी, डॉक्टर खन्ना, हमारे साथ एक और कॉलर जो हैं रजनीश जी जुड़ चुके हैं नालंदा बिहार से, उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। हेलो 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 रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ सर। हाँ हेलो, नमस्कार सर। हमारे पास एक भैंस है सर, और रजनीश जी, अपने टीवी की आवाज को पहले आप बिल्कुल बंद कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न पूछिए। हाँ बंद कर दिया आवाज। जी, सवाल पूछिए। हमारा भैंस है सर, वो है जो कि 2-3 बार माने उसको हम पाल खिला चुके हैं, वो पाल नहीं रख रहा है, उसका क्या माने समाधान हो सकता है सही सही? जी, प्रश्न एक बारी फिर से आप अपना दोहरा देंगे?
हाँ, पाल वो रख नहीं रहा है, मैंने 2-4 बार उसको हम पाल दिए हैं। ठीक है, मैं समझ गया आपका प्रश्न जी। देखिए, भैंसों में अक्सर साइलेंट हीट नाम की प्रॉब्लम होती है, जो अक्सर भैंसों में होती है, और भैंसों में रिपीट ब्रीडिंग की प्रॉब्लम भी बार बार होती है। गाय के कंपेरेटिवली भैंस में ज़्यादा होती है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। ये इसके जो कारण है मूल रूप से, वो एक तो ये होती है कि पशु की एज प्रॉपर नहीं है। दूसरी बात, पशु का रखरखाव कमी है, उसमें उसको डाइट पूरी नहीं मिल रही है। तीसरी, उसकी कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ये सारा सिस्टम चलता है। और चौथा, उसमें कैल्शियम या विटामिन डी की कमी होती है। तो आमतौर पे ये दिक्कतें होती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से बात करके उसकी डाइट इम्प्रूव करिए, और उसकी हार्मोन थेरेपी अगर की जरूरत हो तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो उसकी कैल्शियम और विटामिन डी की खुराक उसकी बढ़ानी पड़ेगी आपको। उसके बाद ही डॉक्टर देख के बता पाएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों हो रहा है ये। डॉक्टर खन्ना, पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ाई जा सकती है, क्या बताएंगे इसके बारे में? रोग प्रतिरोधक क्षमता की जहाँ तक बात है, इसका जो मेन फैक्टर होता है वो होता है बॉडी पे कोई स्ट्रेस ना हो, और उस टाइम पे कोई क्या कहते हैं, बॉडी को प्रॉपर डाइट मिल रही हो। अगर हम पशुओं को सही डाइट देते रहें, सही बैलेंस न्यूट्रिएंट्स देते रहें, तो काफ़ी हद तक इस चीज़ को हल किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जिनके समय समय पर टीके लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अगर टाइम पर वो टीके लगते रहें तो बीमारियों से बचा जा सकता है। रोगों से लड़ने की ये जो प्रतिरोधक क्षमता है ये बनी रहती है। इसके अलावा जो पशुओं में कीड़े होते हैं पेट में, वो पेट में कीड़े उस पर इतना स्ट्रेस डालते हैं कि उसकी जो रोगों से लड़ने की ताकत होती है वो कम होती चली जाती है। तो समय समय पर अगर पशुओं को कीड़ों को दवाइयाँ दिलाते रहें तो उससे भी ये समस्या से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। उसके अलावा जो बाहरी कीड़े होते हैं वो भी बहुत प्रभाव डालते हैं पशु की प्रतिरोधक क्षमता पे, तो उनका भी समय समय पर उपचार करना बहुत जरूरी है। जी, अगर हमारे कोई किसान भाई बहन डेयरी व्यवसाय अगर करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उनके लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन सी अच्छी नस्ल है गाय की या फिर भैंस की, तो उसके बारे में क्या बताएंगे जिससे कि अच्छा उत्पादन जो है वो दूध का उन्हें प्राप्त हो सके? जहाँ तक भैंस की बात है, हिंदुस्तान में हमारे देश में मुर्रा नाम की एक भैंस है जो दुनिया की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। बिल्कुल काले रंग की, डीप कलर, ब्लैक कलर की, पतला उसका मुंह होता है और उसके सींग होते हैं वो मुड़े होते हैं, घुंडीदार होते हैं, जिसकी वजह से उसको कहते हैं मुर्रा। तो ये दुनिया की सबसे अच्छी भैंस है। अगर आपको डेयरी पालन भैंस में करनी है तो फिर मुर्रा भैंस पालिए आप। उसके अलावा दूसरे अगर बात करते हैं तो नीली रावी एक भैंस है, वो भी मिलती है, पंजाब के एरिया में मिलती है, और गुजरात वगैरह में महसाना नाम की एक भैंस मिलती है जो बहुत अच्छी भैंस है, जो अच्छा दूध देती हैं। और इसके अलावा अगर गाय के बारे में जानना चाहते हैं तो गाय में दो तरह के हैं। एक तो क्रॉस ब्रेड काउज हैं जो बाहर से आई हुई गायें हैं जो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, ठीक है। दूसरी हमारी जो हिंदुस्तानी नस्लें हैं उनमें हरियाणा नस्ल है, थारपारकर है, ये अच्छी नस्लें हैं जिनको यूज किया जा सकता है। ओंगोल भी है, कांकरेज है, ये अच्छी नस्लें हैं जो पाली जा सकती हैं। बाकी आपका किस जगह पे आप रहते हैं, आपके एरिया में कौन सी ब्रीड है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा फैसला करना पड़ेगा। आपके जो नज़दीकी जो विशेषज्ञ हैं उनसे इस बारे में राय लेनी पड़ेगी कि आपके एरिया के लिए कौन सी नस्ल ज़्यादा सूटेबल है। बिल्कुल, तो अगर आप पशुओं के रखरखाव के बारे में जानना चाहते हैं, किस तरह से बदलते मौसम में आप पशुओं का रखरखाव कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न है आपके मन में, तो बेहिचक हमें फ़ोन कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स पर। एक बार फिर से आपके लिए दोहरा देते हैं, 1800-113060, 1800-113061, ये दोनों ही हमारे नंबर्स हैं। जब भी आप फ़ोन करेंगे आपका कोई भी पैसा नहीं लगेगा, कोई भी शुल्क आपका नहीं लगेगा। बस अपनी टीवी की आवाज़ को आपने मध्यम रखना है जिस दौरान आपने अपना सवाल करना है डॉक्टर खन्ना से। डॉक्टर खन्ना, नस्ल सुधार की अगर बात करें तो लगातार इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे देश में अच्छी नस्ल के जो दुधारू पशु हों वो रहें। तो किस तरह से नस्ल सुधार किया जा सकता है हमारे पशुओं का? नस्ल सुधार के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो तो है कि आपके पास जो पहले आप पशु ले रहे हैं वो अच्छी नस्ल का आप खरीदें। हर एक ब्रीड के, हर एक नस्ल के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, आप उन कैरेक्टर्स के हिसाब से ही वो एनिमल चूज करें। और फिर उन एनिमल्स को, उसके अलावा जो गवर्नमेंट के अलग अलग जगह पे सेंटर्स हैं जो उन नस्ल को इम्प्रूव करने के लिए वो सेंटर्स बने हुए हैं, आप वहीं से उन एनिमल्स को लिए जाएँ
और फिर उसके बाद जब एनिमल्स की जब ब्रीडिंग करवाते हैं तो भी आप उसी नस्ल के, ट्रू नस्ल के ही एनिमल से उनकी ब्रीडिंग करवाएं तो नस्ल सुधार आगे चलता रहता है। बिल्कुल। इसी के साथ डॉक्टर खन्ना, जो छोटे बच्चे हैं जो अभी जिनका जन्म हुआ है पशुओं में, तो उनके लिए आप और क्या जानकारी देना चाहेंगे और किस तरह से उनका बेहतर तरीके से जो है वो रखरखाव किया जा सके, कैसे बचपन से ही उनका बेहतर रखरखाव हो जिससे कि आगे जाकर उनको किसी तरह की कोई समस्या ना देखनी पड़े? जो छोटे बच्चे होते हैं उनका सबसे पहले तो मौसम से बचाना जरूरी है और उसको समय पे उसको दूध पिलाना जरूरी है। दिन में 3-4 बार दूध पिलाना जरूरी है और वो 3-4 सप्ताह के बाद ही वो जाकर खाना शुरू करते हैं, तो उससे पहले तक उसको दूध ही पिलाना जरूरी होता है, दूध ही पिलाना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई पशु मर जाता है, उस केस में अगर छोटा बछड़ा है तो उसको दूध पिलाना सिखाना पड़ता है, क्योंकि उसकी माँ नहीं रही है तो दूसरे पशु का उसको दूध पिलाते हैं। उंगली से दूध उसके मुंह में डाल के थोड़ा चटाते हैं शुरू में, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको बोतल से पिलाना शुरू करते हैं। फिर जब वो बोतल से भी पीना शुरू करते हैं तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हम उसको टब में या बाल्टी में रख के दूध पिलाना उसको शुरू करते हैं, तब वो दूध पीना शुरू कर देता है। और ऐसे पशु को जिसकी मृत्यु हो गई है, उसके बच्चे हैं, तो उसको हमें थोड़ा सा कोशिश करनी पड़ेगी, थोड़ा सा और पहले, टाइम से पहले भी हम उसको धीरे धीरे नॉर्मल फीड पे लाने की कोशिश करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूध की उसको दिक्कत आती है। तो वो देना शुरू करते हैं। शुरू में उसको जो भी फूड देंगे, जो भी चारा देंगे, वो ऐसा हो जो जूसी हो, सॉफ्ट हो, हरा हो और उसको खाने में उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए और वो आराम से उसको चबा सके। फिर उसके बाद वो लगभग 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद धीरे धीरे फिर वो नॉर्मल खाना शुरू कर देता है। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और करेंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी, जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं, देखो मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है, और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। हेलो किसान में जहां आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव की, और इस विषय पर हमें ज्यादा जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर खन्ना। डॉक्टर खन्ना, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कौन कौन से ऐसे टीके हैं जो हमारे पशुओं को लगवाए जाते हैं बदलते मौसम में? जी ज्योत्सना, जो पशुओं में आमतौर पर जो बीमारियाँ होती हैं, जो मुख्य रूप से जो बीमारियाँ पशुओं की हैं, वो है मुँह पका खुरपका रोग, जिसको फुट एंड माउथ डिजीज कहते हैं। उसके अलावा जो और बीमारियां हैं, वो एक
हेमरेजिक सेप्टिसीमिया जिसको गलघोटू कहते हैं वो है। उसके अलावा एक और बीमारी है ब्लैक क्वार्टर जिसको लंगड़िया भी कहते हैं, उसमें पशु लंगड़े हो जाते हैं इसलिए उसको लंगड़िया कहते हैं। इसके अलावा जो बीमारियां जो बनती हैं वो कुछ एक बीमारियां ऐसी हैं जो अलग अलग एरिया में एरिया स्पेसिफिक होती हैं, बट एक बड़ी बीमारी है जो पूरे देश में ही है, ब्रुसेलोसिस नाम की बीमारी है। ये सब बीमारियां बड़े पशुओं में होती हैं और जो भेड़ बकरी है उसमें इन बीमारियों में साथ में मुंह पका खुरपका के साथ में उसमें एंटीटोक्सिमा और पीपीआर नाम की बीमारी मुख्य रूप से होती हैं। इन सारी ही बीमारियों के लिए भारत सरकार की तरफ से डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम्स लॉन्च किए हुए हैं और उसके अंडर में स्टेट गवर्नमेंट्स को इन बीमारियों के लड़ने के लिए पैसे दिए जाते हैं, वैक्सीन दी जाती हैं और ख़ास तौर से मुंह पका खुरपका और ब्रुसेलोसिस और एक पिग्स में होती है क्लासिकल स्वाइन फीवर। इन बीमारियों के लिए नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम्स हैं जो देशव्यापी कंट्रोल प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ही लॉन्च किए हुए हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर खन्ना, अब मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगी मुर्गी पालन के बारे में। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि खेती किसानी के साथ साथ पशुपालन के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और कई हमारे किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि मुर्गी पालन करना चाहते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि किस तरह से आसानी से मुर्गी पालन किया जा सकता है, कैसे इसकी शुरुआत करें? जो सुना, दो तरह से मुर्गी पालन किया जाता है। दो उद्देश्य हैं मुर्गी पालन करने के, एक अंडे उत्पादन के लिए और एक है मीट उत्पादन के लिए। तो हमारा जब भी मुर्गी पालन करना है तो हमें इस चीज़ को ध्यान में रखकर चलना है कि हमारा उद्देश्य क्या है। जो गांव में छोटे छोटे फार्मर्स हैं अपने घरों में जो मुर्गियाँ रखते हैं जिसको बैकयार्ड मुर्गियाँ बैकयार्ड पोल्ट्री कहते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा उनका वो ये नहीं होता कि इसको अंडे के लिए रखना है या मीट के लिए रखना है, वो उससे दोनों ही काम कर लेते हैं। पर वो जो मुर्गियाँ होती हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं, बहुत कम अंडे देती हैं और बहुत कम उनका वजन बनता है, तो मीट भी नहीं बनता है। पर जहाँ तक व्यवसाय की बात करते हैं, कॉमर्शियल रूप से अगर मुर्गी पालन करने की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले तो ये फैसला करना है, ये दिमाग में रखना है कि हमें अंडे उत्पादन के लिए रखने हैं या मीट उत्पादन के लिए। बिल्कुल डॉक्टर खन्ना, यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है, अशोक जी बिहार से। आइए उनका सवाल पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो जी हाँ सर। जी अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? सवाल ये है सर कि जी कारणवश उनका जो फोन है वो कट गया है। डॉक्टर खन्ना, मैं चाहूंगी कि आप जो जानकारी दे रहे थे उसे आगे बढ़ाएं। हम जो बात कर रहे थे मुर्गी पालन की, तो सबसे पहले जब अगर कमर्शियल रूप पे व्यावसायिक रूप से अगर हम मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो ये फैसला करना है, ये सोचना है कि हमें अंडे उत्पादन के लिए चाहिए या मीट उत्पादन के लिए चाहिए, क्योंकि दोनों की नस्लें अलग अलग होती हैं, दोनों में अलग अलग तरह के बर्ड्स होते हैं। जो अंडा उत्पादन वाले हैं उनमें ब्रीड कैरेक्टर होते हैं ज़्यादा अंडे देने की और कम दाना खाने की और कम वजन गेन करने की। और जो दूसरा जो मीट उत्पादन के लिए होता है वो अंडे के लिए नहीं होता और उस एज तक वो जाते भी नहीं है। 5-6 हफ्ते में 8 हफ्ते में उनको बेच दिया जाता है और वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, बहुत तेज़ी से उनका वजन बढ़ता है और उसके हिसाब से ही उनकी डाइट भी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा खाते हैं। तो उसके हिसाब से पहले तो सबसे पहले ये फैसला करना है कि हमें क्या करना है। अब जैसे अंडे के लिए अगर उत्पादन करना हमें, तो जो उनके लिए जो ब्रीड्स जो उनके बच्चे लिए जाएंगे वो 72 वीक तक, कम से कम 72 वीक तक या उससे ज़्यादा भी कुछ लोग रख लेते हैं, जब प्रोडक्शन चलता रहता है तो वहाँ तक वो रखी जाती है। और एक मुर्गी एक साल में 300-325 अंडे देती है उसमें। और जो जहाँ तक जो ब्रॉयलर मीट वाली बात है, जिसको मीट वाली बात कहते हैं उसको ब्रॉयलर बोलते हैं, वो एक बच्चा आज जब पालना शुरू करते हैं तो 6 हफ्ते में 5 हफ्ते में 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो वजन का हो जाता है और फिर उसको वहीं से मंडी में बेच दिया जाता है। और जब जो अंडे वाली मुर्गी है उसको जब हम एक बार शुरू करते हैं तो वो पूरे 1.5 साल 2 साल तक हमारे पास रहती है जी। और ब्रॉयलर जो है वो 6 हफ्ते तक रहने के बाद हमें उसके साइकिल्स बनाने पड़ते हैं, ताकि एक साइकिल गया, दूसरा साइकिल शुरू हो गया, तीसरा साइकिल शुरू हो गया, अदरवाइज तो पूरा फार्म खाली हो जाता है। तो उस साइकिल के हिसाब से हमें स्पेस एक्स्ट्रा रखना पड़ता है कि कुछ यहाँ रखा, ये खाली हो गया तो दूसरे में डाला, पहले वाले को साफ किया, 10 दिन 15 दिन का उसको गैप रखते हैं, फिर दूसरे बच्चे उसमें डालते हैं और फिर उसके बाद नया साइकिल शुरू करके फिर नेक्स्ट साइकिल लेते हैं। तो हम आज क्योंकि बात कर रहे हैं बदलते मौसम में पशुओं के रखरखाव के बारे में, तो बदलते मौसम में किस तरह से हमें मुर्गियों का भी रखरखाव करना चाहिए, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? मुर्गियों को भी जैसे दूसरे जानवर हैं उनकी तरह उनको भी सर्दी गर्मी का असर बहुत ज़्यादा होता है। तो 2 तरह का सिस्टम है उसमें कि एक तो खुले में जो जानवर हैं उनको रात को दड़बों में बंद कर दिया जाए, और जो फार्म्स में हैं
उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि फार्म अगर कच्चे फार्म है तो उस पर पर्दे वगैरह डाले जाएं, अगर पक्के फार्म है तो उसमें बिजली से हीटर दे सकते हैं, बिजली से हीट दे सकते हैं और या बुखारियाँ लगा सकते हैं। उसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिक हीटर्स आते हैं जो स्पेसिफिकली फार्म्स के लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, वो फार्म में लगाए जाते हैं, उससे उनको टेम्परेचर दिया जा सकता है। जब छोटा चूजा आता है, जब छोटा चूजा पैदा होता है तो उसके शरीर में नॉर्मल टेम्परेचर से जो लड़ने की ताकत नहीं होती है, उसका थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम जो कहते हैं कि वो टेम्परेचर से लड़ने की, जो टेम्परेचर को एडजस्ट करने की जो बॉडी की क्षमता होती है, उसको पैदा होने में कम से कम 6 से 8 हफ्ते तक का समय लगता है। तो जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे पैदा होते ही उनको गर्मी देना बहुत ज़रूरी होता है। जो नेचुरल रूप से जो पहले फर्टिलाइजेशन होता था उसमें मुर्गी अपने बॉडी के नीचे बिठा के गर्मी देते थी, पर यहाँ पे तो क्योंकि लाखों हजारों चूजे एक साथ होते हैं तो इनको बुखारियों से, हीटर से, ब्रूडर से, जो इस पीरियड को जो 6 हफ्ते का पीरियड, 8 हफ्ते का पीरियड होता है उसको ब्रूडिंग बोलते हैं, तो उनसे उनको एक्स्ट्रा गर्मी देनी पड़ती है। और हर हफ्ते वो 5-5 डिग्री, शुरू के पहले हफ्ते में 102-105 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर देते हैं, उसके बाद वो हर हफ्ते 5-5 डिग्री कम करते चले जाते हैं और नॉर्मल टेम्परेचर जब वो 60-70 डिग्री पर आ जाता है तब तक हम उसका टेम्परेचर घटाते रहते हैं, तब जाके उसका नॉर्मल जो टेम्परेचर जो एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है वो उसमें पैदा हो जाती है। बिल्कुल। हमारे साथ एक दर्शक जो है वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार मिश्रा जी मध्य प्रदेश से। आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ हेलो जी मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? ये हमारी एक भैंस है, उसका सीमन हो गया है मैडम, और भैंस चीरती रहती है, कुछ खाती नहीं है। जी आप सवाल दोबारा बताएंगे एक बार? हाँ, भैंस का सीमन हो गया, भैंस चीरती है, चिड़चिड़ी रहती है। हाँ, चीरती रहती है और कुछ खाना नहीं खाती है। आप अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए मनोज जी। जी, भैंस हमारी जो है ना चीरती रहती है और कुछ खाती नहीं है आपकी भैंस। जी जी, कुछ खाती नहीं है इनकी भैंस। देखिए, इसके 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो मौसम बदलने से होता है, वो तो छोटा इतना बड़ा फैक्टर नहीं होना चाहिए, वो तो आप किसान हैं, आप खुद भी समझदार हैं, अंदाजा लगा सकते हैं पशु को देखे कि मौसम का प्रभाव तो नहीं है। उसके अलावा उसके अंदर कीड़े हो सकते हैं, कई बार पैरासाइट्स होते हैं, उस पैरासाइट की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि पशु चिड़चिड़ा होता है और पशु घूमता रहता है, ये कारण भी हो सकता है। दूसरी बात, इसके अलावा कोई हो सकता है कि उसको कहीं कोई चोट लगी हुई हो, ये कारण भी हो सकता है। तो इसका तरीका यही है कि आप उसको जो आपका निकटतम जो भी वेटरनरी इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल है, डिस्पेंसरी है, वहाँ पे ले जाइए, डॉक्टर को दिखाइए, वो देख के बता पाएंगे कि एग्जैक्टली उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। बिल्कुल। और इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है।
ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे लाइव फोन कार्यक्रम हेलो किसान में, जहां आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से बदलते मौसम में आपने करना है पशुओं का रखरखाव। मुकेश जी हमारे साथ हाथरस उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद है, आइए उनका सवाल शामिल करें। हेलो 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 मुकेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अपना सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम जी, मुझ पर 2 साल की भैंस की पड़िया है। प्रश्न दोबारा बताइए। मुँह पे भैंस की 2 साल की पड़िया है जी। उसके मुंह से खून आता है। मुंह से खून आता है? खून आता है, हमने दवा भी दिलवाई, डॉक्टर साहब ने उसका मुंह भी साफ किया, दवाई भी दी, लेकिन उसका खून बंद नहीं हुआ है। और कितने समय से ये दिक्कत चल रही है? आज ये हो गई 5-6 दिन से हो गई। 5-6 दिन से। डॉक्टर खन्ना क्या बताएंगे इसके बारे में? 2 साल की आपकी पड़िया है और मुंह से खून आ रहा है। आपने उसमें देखा अंदर से कोई किसी तरह की कोई चोट लगी हो? चोट नहीं है डॉक्टर साहब, उसके मुंह में डॉक्टर साहब ने साफ किया था, बोले कि वो लग रहे हैं बुझके। उसके अलावा फिर हो सकता है उसके पेट में अंदर से कहीं से पेट में कोई अंदर चोट हो, गले में अंदर चोट हो, वहां से खून आता होगा। वो क्योंकि मुंह से ही आता, मुंह में उन्हें देखा तो मुंह बगल में होता ना, वहां से उसका थोड़ा सा सूजा हुआ है। तो उसके अंदर या तो कोई ट्यूमर वगैरह कुछ बना होगा, अंदर कोई ना कोई गांठ वगैरह कुछ है जरूर, जिसकी वजह से खून आ रहा है। या फिर उसके अलावा कहीं ना कहीं उसको कोई चोट लगी है जो नजर नहीं आई है, उसको ध्यान से देखने की जरूरत है। या उसके भी अगर मुंह में भी कुछ नहीं आ रहा तो कई बार ऐसा होता है कि पेट में कहीं कोई चोट लगी है, पेट में कहीं कोई घाव है, जिसकी वजह से वो खून कभी कभी मुंह से निकलता है। ये हो सकता है। तो उसको एक बार दोबारा से डॉक्टर से फिर से देखना पड़ेगा। एक एंडोस्कोपी नाम का एक टेस्ट होता है डॉक्टर के पास, वो टेस्ट अगर देखेंगे करके तो डॉक्टर को अंदर से पता चल जाएगा कि वो कहाँ पे चोट लगी है, कहाँ से वो खून आ रहा है। उसके हिसाब से ही फिर उसका इलाज किया जाएगा। बिल्कुल। तो मुकेश जी, हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो आपका पशु है वो स्वस्थ हो जाए। और जैसे कि डॉक्टर खन्ना ने यहाँ पर आपको सुझाव दिया है एंडोस्कोपी का, तो अगर आप वे करवाएंगे अपने डॉक्टर से कह के तो निश्चित तौर पर आपको ज़रूर वहाँ पर जो है वो संतुष्टि मिलेगी। और हम उम्मीद करेंगे कि आपका पशु जल्द से जल्द जो है वो ठीक हो जाए। डॉक्टर खन्ना, क्योंकि हम बात कर रहे थे मुर्गी पालन के बारे में भी, तो मुर्गियों में कौन कौन सी आमतौर पर बीमारी लगने का जो है वो प्रकोप रहता है? मुर्गियों में जो मुख्य रूप से जो बीमारियां होती हैं, वो मुख्य रूप से जो बीमारियां हैं वो 2 तरह की हैं। एक जो विषाणु जनित जो वायरस से होती हैं और दूसरी जो बैक्टीरिया से होती हैं। उसके अलावा जो बीमारियां होती हैं वो पैरासिटिक भी होती हैं और कुछ मैनेजमेंटल भी होती हैं। बट खास तौर से ये 2 तरह की बीमारियां हैं और इनके जो इनका रखरखाव है, उसका सबसे मेन जो रखरखाव है वो सिर्फ यही है कि इनके समय समय पर टीके लगते हैं जी। तो सबसे ज़्यादा जो बीमारियों में जो मुर्गियों में जो बीमारी हमारे देश में होती है वो होती है रानीखेत, उसको बोलते हैं न्यूकैसल डिजीज। उसमें एकदम से पूरे के पूरे फार्म, पूरे के पूरे गांव में से पूरी मुर्गियां साफ होती हैं, इतनी ज़्यादा उसमें हैवी मोर्टेलिटी होती है। अच्छा। अच्छी बात उसमें यह है कि अगर उसका टाइम पे टीका लगाया जाए तो वो बीमारी नहीं आती है। हम अपने पक्षियों को, अपनी मुर्गियों को बचा सकते हैं। क्या इस बीमारी के कोई लक्षण जो है वो दिखाई दे सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। जब किसान अपने मुर्गियों के पास जाता है तो मुर्गियों को देख के ही उसको नजर आता है कि मुर्गियां तकलीफ में हैं। एक तो वो खाना पीना छोड़ देती हैं, दूसरी बात वो मुंह खोल के सांस लेती है, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। और पूरे के पूरे मुर्गियां झुंड में कहीं कहीं जाके एक दूसरे के ऊपर बैठती हैं। और उसके अलावा उसमें ना नर्वस साइंस आते हैं, वो पंख उनके फैल जाते हैं, अकड़ जाती हैं, गर्दन अकड़ जाती है, पीठ अकड़ जाती है और वो लंगड़े हो जाते हैं। और उसके अलावा हरे रंग के वो मुर्गियां दस्त करती हैं और एकदम से 3-4 दिन के अंदर अंदर ही पूरी की पूरी मुर्गियां मरने लग जाती हैं। 80% 90% तक मुर्गियां मर जाती हैं। बिल्कुल। डॉक्टर खन्ना, हम बातचीत को आगे जरूर बढ़ाएंगे। केशव जी हमारे साथ मध्य प्रदेश से फोन लाइन पर मौजूद हैं इस वक्त, पहले उनका सवाल शामिल करते हैं। हेलो। हाँ जी केशव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैडम जी, मेरी एक गाय है। केशव जी, हमें आपकी आवाज काफी धीमी मिल रही है।
मेरी एक गाभिन गाय है जी, वो उसको पित्ता रोग हो गया था। केशव जी, हम तक आपकी आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। मैं चाहूंगी आप अपना प्रश्न जो है वो एक बार फिर से दोहरा दें। उसको ये बड़े बड़े छाले वाली बीमारी हो गई थी पूरे शरीर में। आपकी एक गाय है जिसको पूरे शरीर में छाले वाली बीमारी हो गई है? जी 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 जी, जी। छाले वाली बीमारी हो गई थी जी। तो वो तो हमने हॉस्पिटल ले गए थे उसको, तो उसका उपचार हो गया, ठीक हो गई। लेकिन अब जो है उसके जो पिछले पैर है जी, पिछले पैर जो हैं जी, उन वहां पर छाले हो गए हैं। बिल्कुल सूजन आ रही है मैडम। जी बिल्कुल, जैसे मैं आपका प्रश्न समझ पा रही हूँ, आपकी गाय के पूरे शरीर पर छाले हो गए थे, उपचार कराया, वो ठीक हो गई, लेकिन अब जो उसके आ रही है पिछले पैर में, जो घुटने के नीचे, बिल्कुल पिछले पैर में घुटने के नीचे जो है वो सूजन आ रही है और छाले भी हो रहे हैं। डॉक्टर खन्ना, जो पशु में छाले होती हैं उसको 2-3 तरह की बीमारियां हो सकती हैं उसमें। एक तो मुंह पका खुरपका रोग है, वो उसकी वजह से हो सकती है। उसके अलावा अभी एक जी, आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो डॉक्टर खन्ना दे रहे हैं। जी डॉक्टर खन्ना, जो पशु के शरीर पे जो छाले हैं उसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि एक मुंह पका खुरपका रोग है, उसके वजह से होते हैं, जिसकी वजह से पशु के शरीर पे छाले होते हैं, मुंह में छाले होते हैं, पैरों पे छाले होते हैं और वो लंगड़ा भी होता है उससे कई बार। ठीक है। उसके अलावा अभी कुछ जगह पे एक देश में एक नई बीमारी पैदा हुई है, एक लंपी स्किन डिजीज नाम की बीमारी है, उसकी वजह से भी छाले होते हैं। तो आपके डॉक्टर ने उसको डिजीज के हिसाब से तो डायग्नोज किया ही होगा। और जहाँ तक पैर की बात है, वो उसको देख के यही लगता है कि ये बीमारी मुंह पका खुरपका रोग हो सकती है, क्योंकि वो बीमारी पैरों तक जाती है और उससे पशुओं में लंगड़ापन आ जाता है। तो मेरी सलाह आपसे ये कि एक बार फिर अपने डॉक्टर को जाके मिलिए, डॉक्टर को अपना पशु फिर दिखाइए, वो उससे फिर से चेक करेंगे कि ये मुंह पका खुरपका के तो नहीं है, और उसके हिसाब से फिर उसका वो ट्रीटमेंट करेंगे। बिल्कुल, तो हम उम्मीद करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो डॉक्टर खन्ना ने दे दिया है और आपको इससे ज़रूर लाभ जो है वो मिलेगा। डॉक्टर खन्ना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि मुर्गियों के अंदर कौन कौन से टीकाकरण जो है वो करवाने चाहिए जो हमारे मुर्गी पालक हैं उन्हें, और कितने कितने समय में होता है ये टीकाकरण? मुर्गियों में मुख्य रूप से जो बीमारियाँ हैं वो है रानीखेत, मेरेक्स डिजीज, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, गम्बोरो डिजीज, कोक्सीडियोसिस। ये जो बीमारियां हैं, जो ये खास तौर से यही बीमारियां मैक्सिमम मुर्गियों में होती हैं। और टीकाकरण है वो 2 तरह से होता है। जो अंडे देने वाली मुर्गियां, क्योंकि वो 1.5-2 साल तक रहती हैं, उसमें ज़्यादा टीके लगते हैं। और जो ब्रॉयलर हैं उसमें 2 या 3 टीके ही लगते हैं, क्योंकि वो 6-7 सप्ताह तक ही रहना होता है। तो पहले दिन पे जब मुर्गी का बच्चा आता है हैचरी से, तो एक टीका मेरेक्स डिजीज जिसमें शरीर में लंगड़ापन आ जाता है, और वो एक नर्वस बीमारी है, शरीर आधा लंगड़ा हो जाता है। तो उसके हिसाब से उसका टीका डे ओल्ड चिक्स पे होता है, वहीं से लग के आता है, हैचरी से लग के आता है। उसके अलावा जो सबसे खतरनाक बीमारी है वो रानीखेत है। उसका जब बच्चा 1 वीक का होता है तो उसको वो टीका लगाया जाता है। 1 वीक पे लगने के बाद फिर उसके बाद 14 दिन के बाद में उसी टीके को फिर रिपीट करते हैं, और फिर 6 से 8 हफ्ते के बाद में वो टीका फिर रिपीट होता है, अगर वो लेयर बर्ड है तो। और अगर ब्रॉयलर है तो वो जब तक वो निकल चुका होता है। कुछ जगह पे गम्बोरो डिजीज है कि वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ब्रॉयलर में भी गम्बोरो का टीका लगाते हैं, 2 वीक के लगभग एज पे लगा देते हैं उसको, और नहीं तो उसकी ज़रूरत सब जगह नहीं पड़ती। और लेयर की अगर बात है, जो अंडे वाले हैं उसमें डे ओल्ड पे मेरेक्स का टीका लगाते हैं, 1 वीक पे रानीखेत का लसोटा टीका लगता है, फिर 2 वीक के बाद में उसका दूसरा टीका लगता है, F1 लसोटा दूसरा रिपीट होता है, और फिर 6 से 8 हफ्ते के आसपास जाके उसका तीसरा टीका रिपीट होता है। और अगर क्योंकि उसको लंबे टाइम तक रहें तो फिर 20 सप्ताह के आसपास में एक बार रानीखेत का टीका फिर रिपीट करते हैं। इस दौरान बीच में 21-22 दिन के आसपास, 4 वीक के आसपास इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस का टीका भी लेयर में लगाया जाता है। और कोक्सीडियोसिस की जहाँ तक बात है, वो बहुत कम जगह पे होता है, वो ज़्यादातर मैनेजमेंटल बीमारी है। अगर मैनेजमेंट ठीक से कर लिया जाए तो उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, नहीं तो वो टीका भी कुछ जगह पे लगाया जा सकता है। बिल्कुल, तो इसी के साथ डॉक्टर खन्ना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे पशुओं के रखरखाव के संबंध में दी, और साथ ही साथ आपने मुर्गी पालन के संबंध में भी कुछ विशेष जानकारियाँ दी। इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।
तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय था बदलते मौसम में पशुओं का रखरखाव, जिसमें आपने दुधारू पशुओं के बारे में भी जाना, कैसे उनका रखरखाव करना है, और साथ ही साथ आपने ये भी जाना कि कैसे आप आसानी से मुर्गी पालन कर सकते हैं और कैसे आपने बदलते मौसम में मुर्गियों का भी रखरखाव करना है। उम्मीद करेंगे कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। अब आइए आपको बता देते हैं कि हमारा अगला हेलो किसान जो होगा उसका क्या विषय रहने वाला है। अगली बार हम बात करने वाले हैं कृषि शिक्षा एवं रोजगार के बारे में। और साथ ही बात होगी आलू के बीज की तैयारी और बुआई की। और अगर इन दोनों ही विषयों के संबंध में आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। और साथ ही साथ अगर फेसबुक के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, हिंदी में टाइप करें हेलो किसान, वहां भी अपना प्रश्न लिख सकते हैं। दूरदर्शन किसान का कॉल सेंटर नंबर 1800113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक आपके लिए उपलब्ध रहता है। तो हमारे आज के हेलो किसान कार्यक्रम में केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।